उसकी जो शख्सियत होती है, करिस्मेटिक जिस जो शख्सियत होती है ना, वो उसके अंदर होती है। उसका बोलना कमाल होता है, बिल्कुल भी किसी के लिए ज़ीरो हमदर्दी होती है। आगे कुछ और होता है और पीछे कुछ और। उसके पास मेरे तमाम पासवर्ड्स मौजूद थे। और फिर एक और बात बता दूं, मेरा जो बड़ा बेटा है वो जो कमा के आता था वो भी उसी को देता था। असल जो इसकी माना है वो खुद पसंदी है। आप अंदाज़ा करें कि जैसे ही हमारी अलहदगी हुई है, सबसे पहले उसने पासवर्ड बनवाया है। कुछ चीज़ें छुपाना बुरी बात नहीं है पार्टनर से। हेलो एंड वेलकम टू टेरो टॉक। दिस इज़ मी, आपकी होस्ट सना। आज हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बहुत ही खैरियत के साथ और बहुत ही अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्ट बिहेवियर या नार्सिसिस्ट लोग। पहले भी आपने कई जगह ये वर्ड देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। नार्सिसिस्ट बिहेवियर जो है वो बेसिकली एक ऐसा बिहेवियर है या उस पैटर्न के लोग हैं कि जो कि हमारे बीच मौजूद होते हैं और बहुत लंबे अरसे तक हमें पता भी नहीं चलता है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि दे आर बेसिकली टारगेटिव पीपल। इनका एक लाइफ का टारगेट होता है कि जिसको अचीव करने तक ये मुंह पे एक मास्क लगाए रखते हैं और उस वक्त तक आपको बिल्कुल नहीं पता चलने देते हैं कि जब तक कि उनका वो टारगेट अचीव ना हो जाए। ये बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर भी है, बिकॉज़ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये कभी कभी हमारे पेरेंट्स की सूरत में भी होते हैं, कभी कभी हमारे लाइफ पार्टनर की सूरत में भी होते हैं और कभी कभी हमारे फ्रेंड्स की सूरत में भी होते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के लोगों का जब फेस मास्क उतरता है तो वो अपने प्यारों के ऊपर किस किस्म का इफ़ेक्ट डाल सकता है, उनको साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली किस हद तक तबाह और बर्बाद कर सकता है। इसलिए इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि ऐसे लोगों को किस तरह डील करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को किस तरह प्रोटेक्शन में रखते हैं और ऐसे लोगों की डेफिनेशन को इससे ज़्यादा अच्छी तरह से हम कैसे समझ सकते हैं। मैं हमेशा की तरह वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट हैं वो, टीचर भी हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं लोगों को। सबसे अच्छी बात जो मुझे उनके अंदर लगती है, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मैं वेलकम करूंगी अपने शो में लियाकत जोगी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सुनाएं, आप आज कैसी हैं? का जो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने के लिए हमारा मिजाज अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। असल में मिजाज अच्छा होना चाहिए, मगर मिजाज बिगड़ रहा है ये टॉपिक करते वक्त। बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह है कि मैं इस टॉपिक के साथ एक नार्सिसिस्ट के साथ 10 साल गुजार चुका हूँ। आप खुद? मैं खुद 10 साल गुजार चुका हूँ और आप भी गुजार चुकी हो। आप सोच रही होंगी कि जो नार्सिसिस्ट है वो घर में होते हैं। आपका नार्सिसिस्ट आपके ऑफिस में था। एग्जैक्टली राइट, आई गॉट इट। तो आपने अभी खुद बताया था, खुद बताया था एक्चुअली हम उसको पहचान नहीं सकते। वो हमारे साथ इतना पोलाइट होता है, इतना हम्बल होता है, हमारे फेस पे इतना अच्छा होता है कि हम बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि वो कौन है और उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, नार्सिसिस्ट की सबसे जो खूबसूरत चीज़ होती है, जो हसीन चीज़ होती है, जिससे वो अपने शिकार को अट्रैक्ट करता है, वो होती है उसकी पर्सनैलिटी। आलीशान पर्सनैलिटी होती है, आलीशान। उसकी जो शख्सियत होती है, करिस्मेटिक जिस जो शख्सियत होती है ना, वो उसके अंदर होती है। उसका बोलना कमाल होता है, उसकी बातचीत, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। मगर ये सब कुंडी होते हैं। कुंडी समझती हो? नो। मछली को पकड़ने के लिए जो कांटा होता है, कि जब तक आपका शिकार उसके अंदर ना आ जाए। हाँ, वो जो कांटा होता है ना, उसके ऊपर उसको हाइड कर दिया जाता है। ऊपर केचुए लगा के, गोश्त लगा के, आटा लगा के उसको हाइड करके और पानी में डाल देते हैं। और मछली ये समझ के आती है कि कुछ खाने की चीज़ है, उसको खाती है तो वो उसमें हुक हो जाती है। तो वो उसका कांटा होता है। वो जो करिस्मेटिक शख्सियत है, वो खूबसूरत शख्सियत है, उसका बातचीत, उसका बिहेवियर, वो खोल होता है कछुए की खोल की तरह, जिसमें वो अपने आप को छुपा के रखती है। बिल्कुल। वो मास्क होता है, आगे कुछ और होता है और पीछे कुछ और होता है। सही है। और इसके अंदर बिल्कुल भी किसी के लिए ज़ीरो हमदर्दी होती है। और वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे होते हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आपके आशिक है।
एग्जैक्टली वो आप पे मरते हैं। यानी कि आपको इतना वो दर्जा इस तरह का दे देते हैं कि दे आर ट्रीटेड लाइक यू, जैसे यू आर गॉड फॉर हिम। या यस, भगवान के बना देते हैं वो आराम से बना देते हैं और लोगों को भी ऐसे ही बताते हैं। लेकिन असल में उनके टारगेट्स कुछ और होते हैं और हमेशा से होते हैं। उनका एक टारगेट नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में हर वक्त जब मौका मिलता है अपना टारगेट, अपना शिकार बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अच्छा। और एक और बात बता दूं, उन शिकार में उसका मकसद ये नहीं कि वो अपने घर से बाहर के लोगों को शिकार करते हैं, वो अपने घर से शिकार करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ जो नार्सिसिस्ट था उसका पहला शिकार उसकी माँ थी। अच्छा। दूसरा शिकार उसकी बहन थी, फिर भाई बहन थे, और फिर उस कुंडी में मैं आ गया। ओके। ठीक है, 10 साल उसके साथ गुजारे। 10 साल के बाद मुझे पता चली सारी स्टोरी कि ये नार्सिसिस्ट था। बल्कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उसके जाने के बाद मैंने इसको स्टडी किया, फिर मैंने पढ़ा, अरे फिर मुझे पता चला कि ये कोई डिसऑर्डर है। नार्सिसिज्म बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर है। Yes, क्योंकि वो शख्स अपनी ज़ात की हलके से बाहर निकलना नहीं चाहता है और शायद नो सुनना नहीं चाहता है। अच्छा, मैंने 2 किस्म के देखे हैं। जो आपके वाला नार्सिसिस्ट था वो बोल सकता था, वो आपको नीचा दिखा सकता था, और वो नीचा दिखाता भी था, बार बार दिखाता था या दिखाती थी, जो कुछ भी है। मेरा वाला नार्सिसिस्ट दिखाता नहीं था, वो छुपा के रखता था, क्योंकि अगर वो दिखाता तो मेरी शख्सियत के आगे वो जल्दी पता चल जाता। मगर मेरी शख्सियत उसमें गुम थी, उसके अंदर, उसकी शख्सियत में वो कभी भी मेरे आगे नहीं आया, किसी सूरत में नहीं आया। ठीक है। लेकिन बाद में जब आया तो ऐसा आया कि उसने, जो आपने कहा ना, इमोशनली भी और फिजिकली भी, उसने मेंटल हेल्थ आपकी इतनी इमोशनली और मेंटली आप इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये 2 स्टेट्स ऐसी हैं कि जिससे आपको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो पीसेस के अंदर जो है ना, वो एक तरह से डिवाइड हो जाती है, और वो फिर अपने आप को वापस से जो है वो जमा करता है और फिर उस एनर्जी लेवल तक आता है। तो दिस इज़ वेरी हेक्टिक। आपको मैं नज़र आ रहा हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल, और हो सकता है कि आपको ये भी नज़र आ रहा हो कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मगर ऐसा है नहीं। इससे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अटैचमेंट ऐसी अटैचमेंट थी कि लोग हमारी मिसालें दिया करते थे, लेकिन जब वो टूटी या ख़त्म हुई और उसने अपना असल चेहरा, ख़तरनाक डरावना चेहरा मेरे सामने लेकर आया, तो फिर मुझे पता चला कि ये क्या हो गया। और अभी तक मैं होश में नहीं हूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो अभी तक मैं उससे नहीं निकल सका, और बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। लेकिन मैं फिज़िकली बाहर आ चुका हूँ, मूव ऑन कर चुका हूँ, चीज़ों को समझ चुका हूँ। लेकिन इंसान हूँ, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम है। वही बात आ गई ना। देखें, अगर हमारी बॉडी में कोई चोट लगती है, कोई कट लगता है अगर, तो वो फॉर द टाइम बीइंग आप उसके ऊपर मेडिसिन लगाते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता हील हो जाता है। लेकिन ये जो चोटें होती हैं जो बेसिकली हमारे दिमाग को जो है वो मेंटल ट्रॉमा में लेके जाती हैं, या हमारी रूह को जो है एक अलग जोन में लेके जाती हैं, इनके साथ सरवाइव करना और वापस, मैं कहती हूँ पूरी ज़िंदगियाँ लग जाती हैं शायद। बिल्कुल लग जाती हैं, और मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आऊँगा कि मैं इस ट्रॉमा में हूँ, लेकिन मेरे पास इफेक्ट्स हैं। दिस इज़ योर विल पावर, बिकॉज यू डोंट वांट टू शो योर वल्नरेबल साइड ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी ज़ात के अंदर आपको रूहानी तौर पे, आपको दिमागी तौर पे वो चीज़ें पिन पॉइंट हमेशा करती रहेंगी। बिल्कुल करती हैं और वो होता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो आप आगे चलाएं प्रोग्राम में, और क्या बातें करनी है, हम तो फंस गए। ये बताएं कि जो इस फिगर के लोग होते हैं, ये बेसिकली हमारे साथ ही मूव ऑन कर रहे होते हैं, हमें तो नहीं पता होता ना, क्योंकि ये बेसिकली शो ऑफ ही नहीं करते हैं। जी हाँ। तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जिनसे हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये इस मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं? अच्छा, असल में बहुत एहतियात करनी पड़ती है। इंसान को अपने अंदर जीना चाहिए। जो लोग अपने अंदर नहीं जीते और दूसरों के हवाले अपने आप को कर देते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। अब जो नुकसानात मैंने किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप ऐसा मत करें। सबसे पहला ये था कि, और उसने वो जानबूझकर किया, ठीक है, उसने वो जानबूझकर किया। वो क्या किया कि उसके पास मेरे तमाम पासवर्ड्स मौजूद थे, मेरी आईडीज़ के पासवर्ड्स मौजूद थे, मेरा पर्सनल मोबाइल उसके पास था, सब चीज़ें उसके पास थी, जो कि कभी भी नहीं करनी चाहिए,
किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए। मैं चूँकि खुद ब्रॉड माइंडेड था, बड़े दिल वाला आदमी था, तो मैंने ये चीज़ें उससे छुपाई नहीं, बल्कि उसने मेरे जो ईमेल्स थी, मेरे जो पेजेस थे, उन पेजेस में जो सेकंड ईमेल डाली थी वो अपनी डाल दी थी। अगर हमें कभी रिकवरी करनी पड़ती थी तो उसकी ईमेल से करनी पड़ती थी। अच्छा, ठीक है, वो उसने खुद ही डाल दी थी, उसको उसने पूरा कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है। मेरा टोटल घर का जो पैसा था, जो बजट था, वो टोटल उसके पास था 100%। मुझे पैसों की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और इन 10 सालों में एक दिन हिसाब नहीं लिया, एक दिन। मतलब इन शॉर्ट आपने अपना पूरा कमांड उसको दे दी, उस बंदे के हाथ में उस हाथ में दे दी। बल्कि एक और आपको अजीब सी बात बताऊं, अब बता दूं, मेरी बीवी थी, सेकंड वाइफ थी मेरी। और फिर एक और बात बता दूं, मेरा जो बड़ा बेटा है वो जो कमा के आता था वो भी उसी को देता था। ओके। हाँ, बड़ा बेटा अपनी माँ को नहीं देता तो उसको देता था, उसके पास थे। उसके बाद 2 जॉब्स थी, दोनों जॉब्स की सैलरी, और उससे हम सब लोग मांगते थे। तो हमने सब कुछ उसके हवाले किया हुआ था। जब हमने उसके हवाले किया हुआ था तो फिर हमारी आंखें बंद थी। इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मतलब उसने अपना ख़तरनाक और करख्त चेहरा हमारे सामने दिखाया हमें, तो हम तो घबरा गए। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नुकसान हो चुके थे। सबसे पहला नुकसान जो हुआ वो मटेरियल नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान जो हुआ, मेरी 2 अच्छी खासी बहुत पुरानी आईडीज़ उसने हैक कर ली, उनको बंद कर दिया। मेरा बहुत पुराना यूट्यूब चैनल उसने बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो रहा। यानी कि वो कब का था पता है? तो कम से कम 12 साल पुराना चैनल था, जिसके अंदर आपका पूरा मटेरियल था। वो जो 12 साल पुराना चैनल था, उसमें उस वक्त तो ये पता भी नहीं था लोगों का कि कुछ चैनल भी बनते हैं और उससे अर्निंग भी होती है। ठीक है, खैर है, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं था। तो ये सारे उसने नुकसानात किए। फिर इसके बाद वो इतना पर्सनल मैं चूँकि मेरा मोबाइल उसके पास रहता था, तो उसने जब दोबारा जो हमला करना शुरू किया तो उस मोबाइल से कॉन्टैक्ट्स निकाल चुकी थी, और उन पे जाके उन्होंने मुझे ख़राब करना शुरू कर दिया। इतना करख्त चेहरा था वो। तो अपने आप को पर्सनल रखें, अपनी तमाम चीज़ें पर्सनल रखें, अपनी चीज़ें किसी भी सूरत में किसी के हवाले न करें तो ज़्यादा अच्छा है। और वो भी ऐसा आदमी जो अब आपकी ज़िंदगी में आया है, जिसको आप बचपन से नहीं जानते, जिसका आपको नहीं पता, लेकिन बचपन से जानने वाला भी नार्सिसिस्ट हो सकता है। ठीक है, और एक और बात बताओ, नार्सिसिस्ट आपकी औलाद भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, कोई भी किसी वक्त भी हो सकता है। तो मैंने तो ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं जिसमें माँ भी नार्सिसिस्ट थी। मैंने भी स्टार्ट में ही शेयर किया कि ये बहुत आपके क्लोज रिलेशंस में वो भी नार्सिसिस्ट होते हैं। हाँ, इसका जो उर्दू में बड़ा खूबसूरत नाम है, नरगिसियत। हाँ, नार्सिसिस्ट की माना है नरगिसियत। और नेम तो बड़ा प्यारा है इसका। नेम से तो अच्छी फीलिंग्स आ रही है, अच्छी फीलिंग, और उसकी शख्सियत से भी वही फीलिंग आ रही होती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही पता चलता है। बेसिकली दे आर शुगर कोटेड पीपल। जी हाँ, तो नरगिसियत होती है इनके अंदर। असल जो इसकी माना है वो खुद पसंदी है। उसका कोई टारगेट जो है वो आउट नहीं होता, और वो उसका कोई टारगेट होता भी नहीं है, वो चेंज होता है, बदल जाता है, फ़ौरन अपने आप को बदल लेती है। अपने अलावा वो किसी को कुछ नहीं समझता। वो सबको डाउन करके रखता है, वो ऊपर ही रहता है। फिर जब वो रिलेशनशिप में होते हैं, बाज़ औक़ात, मेरे साथ तो ऐसा नहीं था क्योंकि वो वाइफ थी, और मगर जब वो मर्द होता है ना तो ख़तरनाक आदमी होता है। वो बहुत नीचा दिखाता है, वो मारता भी है, वो बदतमीज़ी भी करता है, और बहुत सारी चीज़ें वो ख़राब कर रहा होता है। वो आपकी पूरी लाइफ को बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सारे रिमोट्स वो अपने पास रख लेता है, और आपकी खुशी, आपका गम, आपका हंसना, आपका बोलना, हर चीज़ उस बंदे के डायरेक्टली हाथ में होता है। वो आपको ऑपरेट कर रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा होता है। ऐसे ही है, और ऐसे ही हुआ। तो ऐसे लोगों को हम, जैसे मेरा सवाल था कि आइडेंटिफाई जो कर रहे होते हैं, जो आपने कहा बहुत ही होशियार होके और बहुत तरीके से, तो क्या 2-3 पॉइंट्स अगर हम इसके रखें कि हम कैसे समझ सकते हैं कि जिसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं वो नार्सिसिस्ट बिहेवियर का मालिक है? अच्छा, असल में इस टॉपिक पे बहुत काम हुआ है। जी बिल्कुल। अभी आप अच्छा खासा मटेरियल मौजूद है, मगर वो सारा मटेरियल टेक्निकल है। जी हाँ, बिल्कुल। कि आपको पहले किस्में बताई जाएंगी, फिर इसके बाद हर किस्म को डील करने का तरीका बताया जाए। एक आम इंसान को इतना टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, वो टेक्निकल नहीं हो सकता। मैंने जो बात की कि आपके अंदर भी खुद पसंदी होनी चाहिए, और आपको अपनी सारी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए।
कंट्रोल्ड आपका होना यानी चाहिए। पहला पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि कभी भी हमें अपना सेल्फ कंट्रोल किसी दूसरे बंदे को नहीं देना चाहे वो नार्सिसिस्ट हो या ना हो, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो हो या ना ना हो, हो। तो हम वैसे ही प्रोटेक्शन में ठीक आ है, जाएंगे। तो आपका कंट्रोल आपकी चीज़ों पे होना चाहिए, आपके पैसे पे, आपके घर पे, आपके उठने बैठने में, जो भी ये पर्सनल जी, चीज़ें हैं, बिल्कुल। आपकी सोशल लाइफ पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं आपको साफ साफ बता दूं, गौर से सुनिएगा, कुछ चीज़ें छुपाना बुरी बात नहीं है पार्टनर से, ठीक है। ये बुरी बात नहीं है। अगर आप बताते हो अपने पार्टनर को हर चीज़, तो आप ये समझो कि एक आपने खड्डा खोदा, दूसरे दिन दूसरी बताई तो अपने लिए दूसरा खड्डा खोदा, या उस गड्ढे को और गहरा कर दिया, फिर तीसरी बात बताई तो तीसरी और गहरा कर दिया, फिर उस खड्डे में एक दिन आप खुद गिरोगे। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलें, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अपने आप को शेयर नहीं करना, अपनी चीज़ें नहीं बतानी, अपने हद तक चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है। जितना कंट्रोल करके रखोगे उतने मजबूत आप हो जाओगे, कोई दूसरा रिमोट कंट्रोल से आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो पहली बात तो है ये। अब मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आपको उतना टेक्निकल चीज़ें नहीं बताना चाहता, ठीक है। बता सकता हूँ, बताना नहीं चाहता। ये लोग असल में कोशिश करते हैं कि अपने आप को विक्टिम भी जाहिर करते हैं, विक्टिम जाहिर करते हैं। अब जब वो विक्टिम जाहिर कर रहे होते हैं, मेरे पास भी जो नार्सिसिस्ट आया था वो अपने आप को विक्टिम बताया था, उसने मेरे साथ इसने जुल्म किया, इसने जुल्म किया, इसने जुल्म किया, इसने जुल्म किया, और एक लाइन थी। इसके बाद वो खुद मेरे साथ जुल्म करके रफू चक्कर हो गया, 9-2-11 हो गया। वो अपने आप को विक्टिम जाहिर करते हैं। तो हमेशा, और जब अच्छा, और इसका शिकार कौन होता है ये मैं आपको बता दूं, एम्पैथ। सबसे पहले तो एम्पैथ, हर हमदर्द आदमी। एग्जैक्टली वही मैंने कहा कि एम्पैथ अगर आप हैं, एम्पैथी सिंपैथी आपके अंदर अगर है तो वो हर हमदर्द आदमी इसका शिकार होता है, उससे वो हमदर्दी गेन करता है। ओके। फिर हम जैसा बंदा जो कुछ ज़्यादा ही हमदर्द होता है, अभी टॉरियंस की हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, तो फिर वो ज़्यादा ही उसमें बह के चले जाता है, कुछ ज़्यादा ही एतमाद करने लगता है। समटाइम मैंने ये भी देखा है, ये बिहेवियर भी देखा है कि समटाइम हम समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे साथ ये चीज़ कर रहा है, लेकिन हम शायद इग्नोर मार दे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या हम उसको इतना इग्नोर मारते हैं। हमें पता होता है कि हम अपना लॉस कर रहे हैं, हमें ये भी मालूम होता है कि वो बंदा हमें बहुत हद तक डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन शायद हमारी सिंपैथी और वही वाली अब बात आपकी जो है उससे मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ कि शायद इस वजह से वो बंदा ज़्यादा कामयाब हो जाता है। जी, वो कामयाब हो जाता है और उसमें आ जाता है, उसका शिकार, उसको पता है कि मेरा शिकार यही बनेंगे। अगर एक बंदा फ्रॉडी बंदा, चालाक बंदा और को ये शिकार करने की कोशिश करेगा तो खुद मर जाएगा, खुद पकड़ा जाएगा। तो इसलिए, और अपने आप को आउट भी नहीं करता। ठीक है, तो जब भी आपके साथ कोई ऐसी बात करे और उसमें वो जाहिर करे कि वो विक्टिम है, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल हो जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। अच्छा। आप आगे मत बढ़िएगा। तो वो विक्टिम जाहिर करता है कि, और वो सारे जुल्म अपने ऊपर जाहिर कर देता है। खासतौर ये ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो बाद में अपना, कभी कभी देखा, वो माथा पीटना शुरू कर देती हैं, मुंह पे मारने तमाचे शुरू कर देती हैं। ऐसे लोग भी नार्सिसिस्ट होते हैं, ऐसे लोग भी। बेसिकली आप ये देखें कि ये भी कोई एक नॉर्मल बिहेवियर थोड़ी है कि अगर आपके ऊपर कोई आजमाइश आई है या अगर आप किसी प्रॉब्लम में आए हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। नहीं है, ये नॉर्मल पैटर्न तो है भी नहीं। तो मैंने फैसला किया था, हम इसको टैरो कार्ड से भी जी देख सकते हैं। मैंने ये सोचा था कि बजाय इसके कि मैं लोगों को टेक्निकल एडवाइस करूं और टेक्निकल चीज़ें बताऊं जैसे इस केस में होती हैं, उससे इस पे कंट्रोल करना चाहिए, मैंने सोचा था कि मैं उसको टैरो से मैं उसका जवाब लूंगा कि इस नार्सिसिस्ट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो हम इससे देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल मैंने आपसे किया कि हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, टैरो बताएं इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, ये कार्ड है, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, ये 2 ऑफ कप्स का मकसद होता है कि एक आदमी, इसमें उसको रस्सियां बंधी हुई हैं और एक आदमी आज़ाद है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे ही है। अब जो रस्सियां बंधी हुई हैं वो और जो आज़ाद है, इसकी मेंटल पावर में फ़र्क होगा। जो रस्सियां बंधी हुई हैं ये वो बंदा है जो कि कोशिश कर रहा है अपने आप को विक्टिम जाहिर करने का, और जो आज़ाद बंदा है उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करो। राइट। ठीक है, ज़िंदगी बैलेंस कर, जितने हकूक़ आपने उसको दिए उतने हकूक़ अपने पास रखो, जितनी आज़ादी आपने उसको दिए उतनी आज़ादी आप अपने पास रखो। तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो। जहाँ पर अनबैलेंस हुए आप तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको सच बता दूँ, सच्चे दिल से बता दूँ, मैं जब तक नार्सिसिस्ट के कब्ज़े में था एक बहुत अनबैलेंस इंसान था।
मैंने अपने आप को बैलेंस में नहीं रखा। ओके। हाँ, मैं अनबैलेंस हो गया और मैंने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपको पता चल जाए कि अब सामने आ गया आपके बंदे, अब नाउ यू आइडेंटिफाई कि भाई ये बंदा इस पैटर्न में है, तो पहले तो हमने ये देखा कि हम उसको पहचानेंगे किस तरह और प्रोटेक्ट किस तरह करेंगे। अब जब हमारे सामने आ चुका है तो अगेन वही बात आ गई कि कुछ रिलेशंस तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ रिलेशंस को हम कट ऑफ कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर क्या होता है फिर? मैं बता देता हूँ आपको। मैं टैरो से पूछता हूँ कि टैरो क्या जवाब दे रहा है। टैरो में दोबारा वही कार्ड आया। हाथा कितना शफल किया मैंने, लेकिन फिर घूम फिर के वो कार्ड आया। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कार्ड है इसका नाम है एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है। पहला कार्ड तो यही आया कि आपको सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना है। देखें, कुछ रिश्ते आप नहीं छोड़ सकते, जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप अपने पार्टनर को छोड़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात बता दूं, वो खुद भागेगा, वो खुद भागेगा, वो खुद निकलेगा। अगर अच्छा, आपकी बात, सॉरी मैं यहाँ पे काट रही हूँ, मैंने ये भी चीज़ देखी है कि समटाइम जब उसका मकसद बहुत लॉन्ग टाइम तक पूरा नहीं होता है, हाँ, तब भी वो भागता है। दो तरीके से भागता है वो। सबसे पहली बात ये कि वो मजीद आपसे फायदा नहीं हासिल कर सका तो भी भाग जाएगा। समझ आ जाता है हाँ, कि अब कुछ नहीं, अब मैं मजीद फायदा नहीं हासिल कर सकता, और तो वो भाग जाता है। मैंने जो रीडिंग की है वो रीडिंग का मकसद ये था कि आज़ादी उसका पहला मकसद था। ठीक है, कि मैं किसी की नौकरी न करूं, मैं आज़ाद रहूं, मुझसे कोई पूछे ना कि कब उठूं, कब बैठूं, कब खाऊं, कब पीऊं, कोई मुझसे पूछने वाला ना हो। जो मुझसे पैसे वाला भी पूछने वाला ना हो, मैं कमाऊं क्या वो भी मुझसे कोई पूछने वाला ना हो, और मैं किसी को रिपोर्टिंग भी ना हूं कि मैं अपने शौहर के लिए चाय बनाऊं, खाना बनाऊं, कपड़े धोऊं, इस्त्री करूं, ये भी ना करूं। ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। बल्कि मैं औलाद भी पैदा न करूं, क्योंकि उसने अल्फाज ये इस्तेमाल किए हैं, मैं नहीं चाहती कि आधी रात को पैम्पर बदल रही हूँ। ओके, ये ज़रूरत है, एक औरत की नेचुरल ज़रूरत है, और अगर वो खुद ये अल्फाज इस्तेमाल करे तो कुछ और बात हो गई। पहला वाला कार्ड वही वाला आ गया, वो बता रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो, अनबैलेंस मत हो। इसका मतलब है कि बार बार वो बैलेंस का मशवरा दे रहा है। ठीक है, अपने आप को आउट नहीं करो, अपनी चीज़ें लीक नहीं करो, और अपने आप को अनबैलेंस नहीं करो। दूसरा वाला जो कार्ड है ये एस ऑफ पेंटिकल का, ये बता रहा है कि कोई नई चीज़ करो। नई चीज़ का मकसद है कि हर इंसान के साथ जब आप बिहेव करोगे या डील करोगे तो उसका तरीकाकार अलग होगा। ये कोई फॉर्मेट बना के मैं आपको नहीं दे सकता कि आपको ये करना है। ठीक है, आपने, अब जारी बात है, वालदा है तो कुछ और फार्मूला होगा, भाई है तो कोई और फार्मूला होगा, बीवी है तो कोई और चीज चल रही होगी, और बॉस है आपका तो फिर कोई और फार्मूला, अगर आपकी बच्चों में से है तो कोई और फार्मूला होगा। तो कुछ ना कुछ नया करो, कोई ना कोई चीज नहीं करो, तो हर दफा आपको नई चीज करनी होगी। वो फिर जाहिर है कि जब आप बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे तो हमेशा बैलेंस कंडीशन में आपका ब्रेन सही वर्कआउट करता है। जी हाँ, जी हाँ। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएं तो फिर, या जज्बाती होकर कोई फैसला करें तो वो डिसीजन अच्छा होता भी नहीं होता। तो जब आप बैलेंस होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि उस बंदे को हमने किस तरह से हैंडल करना है। राइट। और क्या आप इस टॉपिक में मुझे टैरो कार्ड के हवाले से बताना चाहेंगे जो आपको लगता है कि हमारे देखने वालों के लिए जो है वो अच्छा साबित होगा? देखें, अगर हम इसको यूं देखें कि जिस तरह भी आपने बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे, माँ चूँकि इमोशनली अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, पेरेंट्स आप कह लें बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो अगर कोई फैमिली में इस बिहेवियर का पैटर्न का निकल आए तो मैं तो कहती हूँ फैमिली बिल्कुल अच्छा जितनी भी बहुत परेशान हो जाएगी। जी, असल में ये मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे पहले जब मालूम नहीं था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था जी। मगर जैसे ही मुझे मालूम हुआ है तो मैं हर जगह नार्सिसिस्ट को देख रहा हूँ। बिल्कुल, वो नार्सिसिस्ट होते हैं, खुद पसंदी लोगों के अंदर होती है, और आजकल कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई है। जब आपकी स्टडी करोगे तो ये जो खुद पसंद लोग होते हैं, ये जो टिकटॉकर्स होते हैं, ये खुद पसंद होते हैं, इनको खुद को बहुत अच्छा लगना होता है, तो ये सारे नार्सिसिस्ट हैं। ओके, ये कहीं अपनी खुद पसंदी दिखा रहे होते हैं, और कहीं जो है ना वो अंदर से नार्सिसिस्ट होते हैं। तो ये सारे नार्सिसिस्ट ही होते हैं, जो नरगिसियत इनके अंदर होती है कि कोई ना कोई मुझे लाइक करे, पसंद करे, और मैं उससे फ़ायदा उठाऊँ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा है। तो हमारे बच्चे भी हों तो उसका तरीक़ाकार उस बच्चे के फॉर्मेट के हिसाब से होता है कि आपका बच्चे का जो फॉर्मेट है उसको दिखाएं। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि बच्चे की, अगर बच्चा छोटा है, 12 साल से छोटा है, और उसके अंदर ये वाली पावर आ रही है, तो आप उसकी ADHD एक ट्रीटमेंट है वो करवाएं। ADHD, ठीक है, कराची में आम होता है, और इसके वेलफेयर इदारे भी हैं। ठीक है, शायद मुझे नाम याद आ जाए तो मैं अनाउंस भी कर दूंगा। पहला एक से उसकी ब्रांच सदर में है, और एक 3 तलवार के पास है।
काजिम अनवर वेलफेयर ट्रस्ट। ओके। ठीक है, वो छोटे बच्चों को, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने अपने सारे बच्चों की ADHD करवाई हुई है। अब तो खैर वो बड़े हैं, मगर अब मैंने सारे बच्चों की करवाई है ADHD। या जब आमतौर पे लोग समझते हैं कि जो नफ्सियाती बीमारी है ये लोग पागल होते हैं, नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत नॉर्मल लोग जो हमारे साथ उठते बैठते हैं वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होते हैं, हमें नहीं पता होता। नहीं होता। तो ये भी नफ्सियाती बीमारी है ना, ये basically हाँ। तो आप उनकी ADHD ज़रूर कराएं ताकि अपने बच्चों को आप कंट्रोल कर सकें, उनको बेहतर कर सकें। और मैं आपको बताऊं कि ये जारी बात है, डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डर की कहीं ना कहीं कोई वजह होगी। ठीक है, कोई ट्रॉमा होगा, कोई वजह होगी। हाँ, अगर मौका लगे तो उसका भी इलाज करवा दें ताकि उसकी भी ज़िंदगी ख़राब ना हो, वो भी आगे जाके और ज़्यादा मुसीबतें लोगों के लिए मत पैदा करें। लेकिन ये खुद पसंद लोग होते ख़तरनाक हैं। यानी ये कहीं ना कहीं इनकी पास्ट हिस्ट्री के अंदर, इनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जी, ट्रॉमा इस तरह से होता है कि जो वो दूसरों के साथ उसका अपना बदला ले रहे होते हैं, या वो उनकी पर्सनैलिटी में ये डिसऑर्डर आ जाता है तो वो लोगों को उस तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं बेसिकली। असल में बदला नहीं ले रहे होते, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अब उसने अपना टारगेट बनाया हुआ है, वो टारगेट उसने खामोशी से अचीव करना है। हाँ, करना है। जैसे इसका टारगेट ये था कि इसको मुल्क से बाहर जाना है। ठीक है, उसके लिए वो खामखा बोलती रहती थी पासपोर्ट बनवा लो, पासपोर्ट बनवा लो, पासपोर्ट बनवा लो। हर वक्त जब दिल चाहा उसने ये बोल दिया। मेरा कोई टारगेट ही नहीं था, मेरा जहन ही नहीं था, मुझे जाना ही नहीं था, मैंने बनवाया नहीं, ना उसने बनवाया ना मैंने बनवाया पासपोर्ट। वो पासपोर्ट हमारे 10 साल की ज़िंदगी में नहीं बना। आप अंदाज़ा करें कि जैसे ही हमारी अलहदगी हुई है सबसे पहले उसने पासपोर्ट बनवाया। वो उसने पहले से प्लान किया हुआ था, 10 साल से प्लान किया हुआ था कि भागना है, भागना है, भागना है, निकलना है, निकलना है, निकलना है और कहीं बाहर निकलना है। वो अपना टारगेट बना के रखते हैं, फिर उस टारगेट के साथ जीते हैं और उसके जीने के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं कि मुझे ये भी करना है, सीखना भी है, पढ़ना भी है, पैसे भी कमाने हैं और फिर मुझे भागना है। ठीक है, और औलाद भी पैदा नहीं करनी है, मैंने रोटी भी नहीं पकानी है, मैंने कपड़े भी नहीं धोने, हर किस्म की। क्या बेसिकली नार्सिसिस्ट लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं? वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करते हैं? देखा जाए तो कुछ हद तक वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ हद तक, मगर वो उसका अपना फॉर्मेट होता है, उसके अंदर ही जीते हैं। अगर आप उसको ओपन रिस्पॉन्सिबल कहोगे तो वो नहीं होते। अगर कोई बंदा घर के सिंक में बर्तन जमा करते जाओ और ना धोए और उस वक्त धोए जब बर्तन ख़त्म हो जाएं, तो फिर आप उसको कैसे जिम्मेदार कह सकते हो? लेकिन एक बंदा तैयार होकर, टाइम पे तैयार होकर बैठ जाए और अपने ऑफिस भी जा रहा है, ऑफिस से वापस भी आ रहा है, और वो तो आप उसको जिम्मेदार कहते हो। मगर एक बंदे के अंदर ये दोनों चीज़ें हो तो अब क्या कहोगे आप? तो किस हद तक वो जिम्मेदार नहीं होते। सो बेसिकली हमने अगेन वही बात है कि हर चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक हम उसको डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, टॉपिक तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कोशिश यही होती है कि कुछ जामा पॉइंट्स जिसे कहते हैं, कंप्लीट पॉइंट्स, हम उसको समराइज़ करके जो है अपने व्यूअर्स को जो है वो बता सकें। तो अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ, बड़ा डिफरेंट टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया, क्योंकि आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ इस बिहेवियर के लोग, इस मेंटल डिसऑर्डर के लोग जो है हमारे साथ उठ रहे बैठ रहे होते हैं ऑब्वियसली। और आपने अपनी लाइफ का एक बहुत जो है वो इस तरह का जो है वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि जिससे ऑब्वियसली लोग सीख सकेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, और आइंदा भी हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे इस तरह के जो यूज़फुल टॉपिक्स हैं वो हम लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपने ये देखा कि आज हमने डिस्कस किया नार्सिसिस्ट का जो बिहेवियर पैटर्न होता है। जैसे मैंने शुरू में ही प्रोग्राम के आपको बताया था कि ये लोग अपने चेहरे पे एक मास्क लगा के रखते हैं, बट इसका सबसे बैड पार्ट ये होता है जो मैंने देखा है कि अगर इस तरह का कोई बंदा आपकी फैमिली में बहुत क्लोज रिलेशन के अंदर है, लाइक आपकी मदर, आपके फादर, या आपके बच्चे में से कोई, या आपका लाइफ पार्टनर, तो ज़िंदगी बहुत परेशान हो जाती है, बहुत क्रिटिकल जोन में चली जाती है। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो है इन परेशानियों से है वो निजात दिलाए। आपने देखा कि हम नार्सिसिस्ट बिहेवियर जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, और जो एक पॉइंट आपके सामने में रखूँगी कि ये कहीं ना कहीं बेसिकली किसी मेंटल ट्रॉमा का शिकार होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद है तो पहले आप जानने की कोशिश करें कि वो किस मेंटल ट्रॉमा का शिकार हुआ है, क्या आप उसकी कोई हेल्प आउट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वही पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें कि सबसे पहले, और ये चाहे आप नार्सिसिस्ट के साथ बिहेव कर रहे हो कि चाहे आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, कभी भी ज़िंदगी में अपना कंट्रोल किसी भी दूसरे बंदे के हाथ में ना दें। जिस दिन आपने
आपने ये हरकत की, जिस दिन आपने अपना कंट्रोल, अपनी खुशी, अपना गम किसी दूसरे बंदे के हाथ में दे दिया और ये सोच लिया कि वो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं जाएंगे, बल्कि उसी फेज़ के अंदर स्टक हो जाएंगे। सो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मेंटल हेल्थ आजकल इस दौर के अंदर लोगों की बहुत डिस्टर्ब हो रही है। लोग फिज़िकली बीमार होते हैं, वो एक अलग जोन में होते हैं, लेकिन मेंटली लोग बहुत बीमारियों का शिकार होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, और हम मुख्तलिफ लोगों को जो है उसी बीमारी के साथ जो है वो डील कर रहे होते हैं, दूसरों की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द होशियार रहें कि कहीं आप भी किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो इन मशवरों के ऊपर अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का जिनकी आपको ज़रूरत है, बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।